गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 पाठ 12 भारतीय लोकतंत्र, जिसमें आज हम बीजाणु यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के बारे में चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम जनता को किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं। लोकमत जागृत करने में रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा जैसे दृश्य श्राव्य माध्यमों का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हमें लोकमत को जागृत करना है तो रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा इन सब का योगदान इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। जहाँ निरक्षरता का प्रमाण अधिक हो वहाँ यह माध्यम अधिक असरकारक सिद्ध होते हैं। जहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे हो वहाँ पर इन माध्यमों का उपयोग करके असरकारक रूप से उन्हें जागृत कर सकते हैं। वर्तमान समाचार पत्र तथा सामयिक की अपेक्षा रेडियो और टेलीविज़न का महत्व अधिक दिखाई देता है। आज के समय में जो वर्तमान समाचार पत्र तथा अलग अलग प्रकार की जो सामयिक होती है उसकी अपेक्षा रेडियो और टेलीविज़न का महत्व उनसे अधिक होता है। देश विदेश की घटनाओं का सीधा प्रसारण उसी समय रेडियो और टेलीविज़न द्वारा व्यक्ति तक आसानी से पहुंचता है। रेडियो और टेलीविज़न में क्या हो जाता है, देश और विदेश की सभी घटनाओं का सीधा प्रसारण हम आसानी से देख सकते हैं। किसी भी देश में रहकर हमें सब जानकारी प्राप्त होती रहती है। धारावाहिकों, नाटकों और फिल्मों द्वारा मनोरंजन के साथ अस्पृश्यता, दहेज प्रथा, शोषण, गरीबी जैसे सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएं अन्य समस्याओं को प्रभाव रूप से प्रस्तुत करके लोकमत को जागृत किया जा सकता है। आधुनिक युग में टेलीविज़न के उपरांत इंटरनेट के आगमन एवं उसके प्रसार से लोग घर बैठे समाचार पत्रों, धारावाहिकों, नाटकों तथा फिल्मों का आनंद उठा रहे हैं। जो हमारा आज का समय है यानी कि आधुनिक युग में हम टेलीविज़न और रेडियो के उपरांत भी आज हम इंटरनेट के माध्यम से अनेक प्रकार के सीरियल या फिर कोई भी समाचार पत्र, नाटक, फिल्में हम घर बैठे ही उसका आनंद ले सकते हैं। हमें घर बैठे ही सारी दुनिया की जानकारी मिल सकती है इंटरनेट के माध्यम के द्वारा। आज इस माध्यम द्वारा प्रस्तुत हो रही विकृति, विभत्स तथा हिंसा का मानव समाज पर विपरीत असर हो सकता है। ऐसे महत्वपूर्ण माध्यम द्वारा अयोग्य प्रसारण न हो और उन पर नियंत्रण लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है। संचार माध्यमों में प्रसारित होने वाले विभत्स और हिंसक कार्यक्रमों के विरुद्ध राजनीतिक पक्ष तथा स्वैच्छिक संगठन यथा योग्य समय पर आंदोलन करें, यह लोकतंत्र में स्वागत योग्य है। इसका लोकतंत्र स्वागत करती है। आजकल तकनीकों का विकास इतना तेजी से हो रहा है कि इंटरनेट तथा सेलफोन द्वारा लोग हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहकर अपने विचारों को फैलाने का कार्य करते हैं। हम इंटरनेट तथा सेलफोन के द्वारा एक दूसरे से हम हमेशा संपर्क में रहते हैं। उस संपर्क के द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे को समझ सकते हैं और एक दूसरे की चर्चा हम लोग कर सकते हैं और अपने विचार हम दूसरों को भी भेज सकते हैं। आज लोकमत जागृत करने के लिए संचार माध्यमों का अधिक उपयोग हो रहा है। टेलीविज़न, रेडियो, स्थानीय रेडियो यानी FM आदि लोकमत को जागृत करने के लिए विशिष्ट माध्यम है। आधुनिक समय में घटनाओं के बारे में तटस्थ जानकारियों के बिना ही घटनाओं की सूचना शीघ्रता से फैलाई जा रही है। गलत जानकारियों के आधार पर गलत लोकमत के निर्माण का भय रहता है। अगर गलत जानकारी हो जाएगी तो हमें गलत लोकमत के निर्माण का भी भय रहता है। संचार माध्यमों के द्वारा होने वाले विविध प्रकार के सर्वे से सही लोकमत जागृत करने का कार्य किया जाता है। किसी निश्चित जानकारी के आधार पर लोकमत जानने के लिए सर्वे किया जाता है।
सूचना के समय, चुनाव के समय ओपिनियन पोल प्रस्तुत किया जाता है। ओपिनियन पोल द्वारा लोकमत किस दिशा में जा रहा है उसका अंदाज प्राप्त होता है। ओपिनियन रोल हमेशा सही और विश्वसनीय नहीं होता है, कभी उसका फैसला गलत भी होता है और कम विश्वसनीय होता है। आज के समय में संचार माध्यमों का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतंत्र में लोगों और सरकार को ध्येय बनाए रखना जरूरी है। लोगों की बात, विचार या जानकारी सरकार तक पहुँचे और सरकार की विविध योजनाओं की जानकारी और सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुँचाने में यह माध्यम बहुत ही उपयोगी है। आज रेडियो का कार्य क्षेत्र दूरस्थ तथा आंतरिक प्रदेशों तक फैला हुआ है, दूर तक फैला हुआ है। केवल श्राव्य माध्यम होने के कारण रेडियो असरकारक माध्यम नहीं बन पाया है। हम रेडियो के द्वारा कोई भी सूचना को सिर्फ हम लोग सुन सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं, जिससे वह कम असरकारक है। रेडियो की तुलना में टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम खर्चीले होने पर भी संचार माध्यमों के रूप में अधिक लोकप्रिय बने हुए हैं। लोकतंत्र में जनता पहले राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर ही अपना लोकमत प्रस्तुत करे, ऐसी अपेक्षा रखी जाती है। इसके बाद है लोकतंत्र के प्रकार। विश्व के अनेक देश में लोकतंत्रात्मक शासन है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में भी भिन्नता देखने को मिलती है, अलग अलग व्यवस्था देखने को मिलती है। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है। अमेरिका जैसे देश में अध्यात्म लोकतंत्र दिखाई देता है। संसदीय लोकतंत्र तथा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, इन दो मुख्य प्रकार के विषय में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संसदीय लोकतंत्र। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है, यानी कि भारत में संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है, जिसमें लोकसभा में जिस पक्ष या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ हो उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, यानी जिसकी सत्ता हो उसे ही राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री सरकार की रचना करता है। जो प्रधानमंत्री होता है वह सरकार की रचना करता है। यह संसदीय सरकार संपूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदार होती है। जब तक सरकार को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है तब तक वह सत्ता पर रह सकती है, सत्ता पर टिकी रह सकती है। अध्यक्षीय लोकतंत्र। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था यह लोकतंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है। अध्यात्मक लोकतंत्र में सामान्य रूप से अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। सीधे जनता के द्वारा ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष संविधान में निर्धारित समय तक सत्ता पर रहता है। अमेरिका तथा विश्व के दूसरे कई देशों में इस प्रकार की लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग। हमारा देश विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश है। भारत में चुनाव प्रक्रियाओं का नियमन, संचालन और निरीक्षण के लिए चुनाव आयोग की रचना की गई है, जिसमें ये सभी कार्यों का नियंत्रण होता है। देश का लोकतंत्र जीवंत रहे, इस उद्देश्य से चुनाव आयोग का स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वायत्त होना आवश्यक है। चुनाव आयोग की स्वायत्तता बनी रहे, यह भी आवश्यक है। इसलिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, नौकरी की शर्तें, जिम्मेदारियों से मुक्तियां हटाने के लिए संविधान में कुछ निश्चित प्रावधान किए गए हैं। संविधान में कुछ निश्चित कायदे बनाए गए हैं। संसद, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी एवं सत्ता चुनाव आयोग की है। हमारे देश का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। विधानसभा या संसद का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे विसर्जित करके फिर से चुनाव करवाया जाता है। वापस से चुनाव होता है 5 वर्ष पूरा होने के बाद। किसी की मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुई सीट को भरने के लिए
आयोजित किए जाने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा, उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरने से लेकर नामांकन पत्रों की जांच, नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख निश्चित करना, उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना आदि तमाम कार्य चुनाव आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के समय से ही आचार संहिता लागू हो जाती है। सरकार आचार संहिता के अमल के दौरान लोकमत को प्रभावित करने वाले नीति विषयक निर्णय या लाभदायक घोषणाएं नहीं कर सकती है। चुनाव उम्मीदवार या अनेक राजनीतिक दल अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं। इस चुनावी घोषणा पत्र में आर्थिक संरक्षण, विदेश नीति एवं सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कार्य तथा योजनाओं के अलावा विविध समस्या और उसके निराकरण के संबंध में वे अपने या राजनीतिक दल के नज़रिए को स्पष्ट करते हैं। इसके बाद है लोकतंत्र में गुप्त मतदान। हमारे देश में संपूर्ण गुप्त और स्वतंत्र रूप से मतदान द्वारा चुनाव का आयोजन किया जाता है। भारत में चुनाव का आयोजन गुप्त रूप से और एकदम स्वतंत्र रूप से किया जाता है। भारत के संसद का चुनाव विश्व की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया मानी जाती है। चुनाव के समय विविध पक्ष, संगठन और अपक्ष उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं। सभी अपने विचार, किए गए कार्यों तथा भविष्य संबंधी आयोजन मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मतदाता किसी भी प्रकार के लोभ, लालच या भय के बिना मतदान करे, यह अपेक्षित है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान गुप्त मतदान को महत्व दिया गया है। मतदाता को अपना मत गुप्त रखने का अधिकार दिया गया है। मतदाता ने किस उम्मीदवार को अपना मत दिया है, यह उससे नहीं पूछा जा सकता। चुनाव आयोग की अद्भुत प्रक्रिया के कारण मतदाता का मत गुप्त रहता है। चुनाव प्रक्रिया में जुड़ने वाले सभी कर्मचारी, सेना के सिपाही भी चुनाव में मतदान कर सके, ऐसी व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा की गई है। मतदान करने के लिए मुख्य रूप से दो प्रक्रिया उपयोग में ली जाती है। पहली है मतपत्रों द्वारा मतदान, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा मतदान। इन दो प्रकारों से मतदान होता है। मतपत्रों द्वारा होने वाले मतदान में मतों की गिनती में समय अधिक लगता है। आधुनिक समय में ज़्यादातर चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि समय की बचत होती है। इस मशीन के कारण मतगणना में शीघ्रता और सरलता रहती है। मानव श्रम और समय की भी बचत होती है। कागज़ की बचत के कारण पर्यावरण के नुकसान को भी रोका जा सकता है। मतदाता अगर नामांकित उम्मीदवारों में से किसी एक भी उम्मीदवार को मत नहीं देना चाहता, तो वह नोटा नन ऑफ दी एबोव का उपयोग कर सकता है। लोकतंत्र और राजनीतिक दल। हमारे देश में बहुदलीय लोकतंत्र होने के कारण देश में अनेक छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए चुनाव आयोग ने कुछ निश्चित धाराएं निर्धारित की हैं। चुनाव आयोग निश्चित नीतियों तथा निर्धारित मापदंडों के आधार पर किसी भी दल को राष्ट्रीय या प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। जो राजनीतिक पक्ष कम से कम 4 राज्यों में से चुनाव लड़ रहा हो और इन चारों राज्यों में हुए अंतिम चुनाव में कुल मतदान के 4% मत प्राप्त करने वाले पक्ष को राष्ट्रीय दल तथा अन्य को प्रादेशिक दल की मान्यता प्रदान की गई है। चुनाव आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 10 मार्च 2014 तक देश में 1593 राष्ट्रीय दल नामांकित है। गत वर्ष 239 नए राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्रदान की गई है। हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी मुख्य राष्ट्रीय दल माने जाते हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तथा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल भी है। शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़
मुत्रेण कड़मग, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुत्रेण कड़म तथा आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल जैसे पक्ष प्रादेशिक पक्ष माने जाते हैं। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त दल की मान्यता प्राप्त मतों के आधार पर रद्द हो सकती है, उसे रद्द भी कर सकते हैं। जबकि अनेक प्रादेशिक पक्षों राष्ट्रीय दल की भी मान्यता प्राप्त हो सकती है। सरकार बनाने वाला, सत्ता भोगने वाला पक्ष सत्ता पक्ष तथा विरोध करने वाला पक्ष विरोध पक्ष कहलाता है। विरोध पक्ष सरकार का नीति विषय लोकतांत्रिक रूप से विरोध दर्शाते हुए लोकमत जागृत करने का कार्य करता है, लोगों को जागृत करता है। आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक तथा सार्वजनिक हित के प्रश्नों पर सरकार को सहकार देता है, उसे मार्गदर्शन देता है। यह स्वस्थ लोकतंत्र में अपेक्षित है। सत्ताधारी पक्ष तथा विरोध पक्ष के संतुलित संबंधों पर लोकतंत्र की सफलता का आधार है। असरकारक तथा सबल विरोध पक्ष जीवंत लोकतंत्र के लिए अनिवार्य शर्त है। लोकतंत्र एक रथ है। सत्ताधारी पक्ष और विरोध पक्ष लोकतंत्र रूपी रथ के दो पहिए माने जाते हैं। इसका स्वाध्याय आपको होमवर्क में करना होगा।